यूपीएससी एग्जामिनेशन में जब हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 आते हैं। पेपर 1 में जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में 5 मेजर सब्जेक्ट हैं, उसका एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जनरली जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेते हैं वो दो रास्तों से आते हैं, या तो उन्हें जीएस में इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आता है तो वो इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेते हैं, या फिर उनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होता है तब वो इकोनॉमिक्स लेते हैं। मेरे बैच में जैसे आधे लोग जो हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें जीएस या न्यूज़पेपर की इकोनॉमिक्स पढ़ के मजा आया, तो उनको जो पेपर 1 होता है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो डिफिकल्ट लगता है। वहीं दूसरी चीज, जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से आता है उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन अच्छा होता है, उसका पेपर 2 वीक होता है कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग और डिस्क्रिप्शन को समझ के। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिकोड करेंगे। ये एक इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि ये फाउंडेशन बनाता है आपके बाकी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में यूपीएससी आपसे माइक्रो के पेपर में क्या एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि ये सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है, या फिर ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस लेवल इकोनॉमिक्स भी नहीं उसमें पूछी जाती। आप एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिलेगी आपको जब आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब जो भी रिसोर्सेस आपके हाथ में है, आप उनको कैसे एफिशिएंटली एलोकेट करते हो, बांटते हो, जिससे कि देश और आपके डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ हो। तो इसी पॉइंट पे आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो के मेजर एरियाज जो होते हैं वो कंज्यूमर थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी है, मार्केट स्ट्रक्चर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वेलफेयर। ये सारे लॉजिक्स हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में सिलेबस बाइफर्केशन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको अप्रोच करना है, वो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो 7 वीडियो की जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन की सीरीज है, ये दूसरा वीडियो है, तो आप पहला इस वीडियो के बाद जाके भी देख सकते हैं। उसमें कोई ऐसा इंटरलिंक नहीं है, पर उसको आप देखिएगा जरूर, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं बैकबोन कहता हूं किसकी, पेपर 1 की। जनरली आप अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शन को देखो तो पेपर 1 और पेपर 2 में पेपर 2 दिखता आसान है, पर उसमें मार्क्स लेना कठिन है। वहीं पेपर 1 कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अप्रोच उसकी डिफिकल्ट लग रही है, थ्योरीज हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है, पर एक बार वो चीज आ गई ना आपको, तो वो परमानेंट आ जाती है। जैसे कि जीडीपी के नंबर्स चेंज होंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, पर जीडीपी का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो पेपर 1 लगभग उसी चीज को दिखाता है कि भाई आप ना कॉन्सेप्ट से एक बार आ गए ना तो वो कभी चेंज नहीं होंगे, उसमें आप मार्क्स ज्यादा से ज्यादा फेच कर सकते हो। तो जो बच्चे 300 प्लस का टारगेट रखते हैं, 280 टू 300 प्लस, उनको मैं कहता हूं आप पेपर 1 में आराम से 150 टू 160 ला सकते हैं। एम करेंगे तो आप इसमें पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार चीजें समझ में आ गई तो उनको बस डिस्क्राइब करना है आपको पेपर में। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो डिसाइड करता है कि आपकी सीलिंग क्या होगी। ऑप्शनल मार्क्स में सीलिंग मतलब टॉप, आप कितने हाईएस्ट मार्क्स लेके आओगे वो डिपेंड करेगा आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी है, ठीक है। इसलिए बैच में भी मैं सबसे ज्यादा समय माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ही गुजारता हूं, क्योंकि एक बार वो फाउंडेशन क्लियर हो गया, बाकी पेपर उसके फाउंडेशन पे बन जाते हैं, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ पेपर 1। जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस आपको ऐसा फील होगा कि उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं है, उतना डिफाइन करके नहीं दिया गया है, बट जब आप उसके अंदर की चीजें देखेंगे तो काफी ज्यादा इन डेप्थ है। सेकेंड चीज, जब आप पीवाईक्यू से सिलेबस को मैच कराते हो, क्योंकि अब सिलेबस में 4 लाइन लिखी है, पर पीवाईक्यूज अगर पिछले 10-12 साल के आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरह से वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, किस तरह से कितने हिडन टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं। हर ऑप्शनल की यही कहानी है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया जिसमें सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज हैं लास्ट 10-12 साल के, तो आप वो नीचे सपोर्ट नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर ले सकते हैं, ठीक है। वहां से आपका काफी टाइम बच जाएगा, और जब आप ये लेक्चर देख लेंगे उसके बाद आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कंसेप्चुअली डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डायग्राम उसमें रहते हैं, डायग्राम इंटेंसिव रहते हैं, और रिपीटेटिव होते हैं वो, मतलब लॉजिक में जैसे आप लॉजिक्स देखेंगे तो वो रिपीटेटिव पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, पहले यूपीएससी यूटिलिटी से काफी क्वेश्चन पूछा करता था, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और रिवील्ड प्रेफरेंस तरफ ज्यादा बात करने लग गए। तो अगर कंसेप्चुअली डीप की बात करूं तो वो ऐसा नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज बता दो। व्हाट दे विल आस्क इज कि एक्सप्लेन द इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अंडर गिवन गुड्स। तो थोड़ा डीप में जाके वो आपसे सवाल पूछते हैं।
डायग्राम इंटेंसिव की बात करते हैं तो हिग्स और स्लट्सकी ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया हुआ है। अब इन दोनों में से सवाल आता है कि कंज्यूमर के लिए कौन सा बेहतर है, मतलब हिग्स का वर्जन बेहतर है या स्लट्सकी का वर्जन बेहतर है। तो आप इसमें स्लट्सकी लिखते हो, क्यों? क्योंकि जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्लट्सकी ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया है उसमें कंज्यूमर एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचता है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह से आप इन्फेरेंस निकाल के डायग्राम की हेल्प से आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद है रिपीटेटिव इन लॉजिक, मतलब जब आप PYQs का पैटर्न देख लोगे, जो चीज मैंने आपके लिए की हुई है, मैंने आपको बताया सेग्रीगेटेड PYQs, तो आप उसको देखोगे थीम रिपीट हो रही है। और उसके बाद मैंने हीट मैप मैट्रिक्स भी बनाया, मतलब कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अगर वो रेड जोन में है मतलब वो बार बार रिपीट हुआ है हर दूसरे तीसरे साल। और वहीं ऐसे ही मैंने रेड, ग्रीन, येलो इस टाइप से करके उसके एक मेथडोलॉजी बनाई हुई है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कौन से एरियाज पे हमको ज्यादा फोकस करना है और कौन से पे कम करना है। सिंपल। अब यूपीएससी क्या पसंद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? सबसे पहले यूपीएससी पसंद करता है ऑप्टिमाइजेशन को टेस्ट करना, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, वो ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करता रहता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि जितनी इनकम हमारी है एज अ कंज्यूमर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गारंटी कर सके। और अगर प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो कितना प्रॉफिट वो गर्न कर सकता है कॉस्ट को मिनिमाइज करके। यही है ऑप्टिमाइजेशन का टेस्ट। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर माइक्रो में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है कि नहीं। मैं आपसे बोलूंगा सिलेबस में ही एडेड नहीं है। बेसिक इक्वेशन कई बार वो पूछ लेता है, पर वो इक्वेशन सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट में होती है। मतलब जो इकोनॉमिक की थ्योरी आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो वही आप वेरिएबल्स में लिखते हो, वो भी रेयरली आपको 4-5 साल में एक आध क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, फिर आता है टेस्ट वेलफेयर लॉजिक। मतलब सिंपल सी चीज है, एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मार्केट में ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है या मोनोपोली मार्केट है तो उससे कितना वेलफेयर लॉस होता है। मतलब अगर इंडियन रेलवे इकलौती है, मोनोपोली है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कितना वेलफेयर लॉस हुआ है उस वजह से। वहीं अगर मैं बात करूं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जो कि पहले मोनोपोली थी BSNL और MTNL के टाइम, बट राइट नाउ स्पेक्ट्रम और इकोनॉमी को ओपन करने के बाद से उसमें कंपटीशन बढ़ा है, तो उससे पुराने मॉडल के कंपेयर करेंगे कितना वेलफेयर का लॉस हुआ है, कितना वेलफेयर इंक्रीज हुआ है। ये से हम कहते हैं कि वेलफेयर लॉजिक। मतलब वो आपको एक IAS ऑफिसर बना रहे हैं तो वो ये चेक करते हैं कि इकोनॉमी के कौन कौन से पार्ट है जिससे आप वेलफेयर को लिंक कर सकते हो, इसलिए वेलफेयर को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर टेस्ट ऑफ क्लैरिटी एंड रीजनिंग। इसीलिए ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि आपके दिमाग में माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर कितनी क्लैरिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना। वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर मुझे एक जगह चीज नहीं मिल रही तो मैं दूसरी जगह कैसे ले सकता हूं। आप सब्जी खरीदने गए, एक जगह आलू पसंद नहीं आए, दूसरी जगह आपने आलू ले लिए। बट वही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या आपके स्कूल में भी है, क्या आपके कॉलेज में भी है कि भाई ठीक है IIM में एडमिशन नहीं हुआ, हम दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे। अब वो सब्स्टिट्यूशन की बात है कि जो भी गुड्स आपके पास सामने है उसमें कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अवेलेबल है। सिंपल सेंस, जो नेसेसिटी है उसमें ऑप्शन कैसे हैं, जो नहीं है तो इनकम इफेक्ट हो गया, है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। उसके बाद वो ही इफेक्ट इंफीरियर गुड्स में और वही इफेक्ट गिवन गुड्स में। काफी सारे वीडियोस इस चैनल पे मैं ऑलरेडी इस बारे में कवर कर चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो ऑलरेडी वीडियोस में कवर्ड है। पर यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से आपका फ्रेम ऑफ माइंड के लिए। ठीक है, सो माइक्रो इज स्ट्रॉन्ग, पेपर 1 बिकम्स मैनेजेबल। तो अगर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो गई तो पेपर 1 आपके लिए काफी हद तक मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली माइक्रो में। तो यूपीएससी डज नॉट आस्क थ्योरी, इट टेस्ट लॉजिक। मतलब वो आपसे थ्योरी रेप्लिकेट करने को नहीं बोलेगा कि जो पढ़ा है वो रेप्लिकेट कर दो, नहीं, वो कहीं ना कहीं लिंक करेंगे चीजों को, जैसा मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स में अभी बताया। टिपिकल क्वेश्चन कैसा है, एनालाइज। सबसे पहले एनालिसिस पूछ लेंगे वो आपसे, किसी भी चीज का एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एनालिसिस कैसे होगा कि दो डायग्राम्स हैं, उनमें कर्व्स का इंटरसेक्शन है, वो किस वजह से। या फिर एनालाइज में आपने सिंपल से पूछ लिया कि जब यूटिलिटी थ्योरी से इंडिफरेंस कर्व में शिफ्ट होते हैं और उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस में जाते हैं, क्या डिफरेंस है इन चीजों में, तो आपको एनालाइज करना पड़ता है। दूसरा सेकंड लेवल, हाई लेवल एनालिसिस, उसमें क्या होगा, वो पूछेंगे कि जैसे रेलवे एक मोनोपोली है इंफ्रास्ट्रक्चर में,
वही टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम को लाके कंपटीशन लाया, बट उससे ओलिगोपोली बनी। तो इनका एनालिसिस करो कि मार्केट सिनेरियो कैसे चेंज होगा और इनसे कैसे डेड वेट लॉस लिंक्ड है। मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, उसको मिक्स करके पूछा गया। फिर एग्जामिन की बात करते हैं। एग्जामिन है जैसे फॉर एग्जांपल ओलिगोपोली में प्रिजनर्स डायलेमा है। कैसे प्रिजनर्स डायलेमा जो गेम थ्योरी का पार्ट है वो प्राइसिंग को अफेक्ट करता है कि एक कॉम्पिटिटर प्राइसिंग इतनी रखेगा, दूसरा इतनी रखेगा, फिर वो अगर कम कर देगा तो वो भी कम करेगा, अगर दोनों बढ़ाएंगे तो किसी एक टाइम बढ़ाएंगे। तो ये जो कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से होता है। दूसरा है डिस्कस विद अ डायग्राम। डायग्राम के हिसाब से, जैसे मैंने हिग्स और स्लेट्सकी का आपको एग्जांपल दिया, डायग्राम के हिसाब से डायग्राम बनाना है, फिर आपको उसके कंक्लूजन पे पहुंचना है। फिर इवेल्युएट द वेलफेयर इंप्लीकेशन। तो मोनोपोली है, मान लो सिंगल मोनोपोलिस्ट है ना, कंज्यूमर मार्केट में वेलफेयर का लॉस कैलकुलेट करने के लिए वो बोला जाएगा, या किंग डिमांड कर्व से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ व्हाट दिस मींस, इट मींस डेफिनेशंस आर अज्यूम्ड। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मोनोपोली की डेफिनेशन बताओ। बच्चे, जब मैं टेस्ट सीरीज की कॉपी इवेल्युएट करता हूं तो शुरू के टेस्ट में मैं काफी चीजें लिखता हूं, जैसे ही मैंने कोई क्वेश्चन डाला वो डेफिनेशन लिखना शुरू कर देते हैं, कंज्यूमर डिमांड की, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की। अब वो डेफिनेशन वो अज्यूम कर रहे हैं कि आपको आती है, आप आगे की चीजें बताओ, ठीक है। डायग्राम्स आर नॉट ऑप्शनल, मतलब जहां भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपको डायग्राम बनाना ही है, क्योंकि डायग्राम कई गुना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है कि आपको क्लैरिटी है या नहीं टॉपिक की। एक्सप्लेनेशन मैटर्स मोर देन इक्वेशन। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि आप उसको इक्वेशन से मत भरो, उसको चीजों से मत भरो, आप क्लैरिटी बता दो कि आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। सो राइटिंग अ टेक्स्ट बुक पैराग्राफ फेचेस एवरेज मार्क्स एट बेस्ट, इसीलिए डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। तो इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है। एक सिंगल A4 साइज पेज लेना, उसको 4 हिस्से में काट लेना और छोटे छोटे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में आप फुल पेज डायग्राम नहीं बना सकते, उतनी जगह ही नहीं रहती है। और डायग्राम में आप अपने आर्टिस्टिक हाथों से मत बनाना, प्रॉपर स्केल यूज करना, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला हमने डायग्राम कितना सुंदर बनाया। क्लैरिटी में स्पीड से डायग्राम बनाना है तो स्केल का यूज करना है, ठीक है। अब कंज्यूमर थ्योरी की बात करते हैं, इसको और डीप में समझते हैं कि यूपीएससी रियली में क्या टेस्ट करता है। चॉइस नॉट यूटिलिटी, मतलब कंज्यूमर की चॉइस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि कंज्यूमर के हिसाब से क्या चॉइस होगी। जैसे 1980s में कार खरीदनी है तो मारुति 800, टेलीकॉम अगर टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो टेलीकॉम कंपनी BSNL है और महानगर में तो MTNL है। धीरे धीरे ऑप्शंस बढ़ते गए, जब इकोनॉमी ओपन हुई तो चॉइसेस बढ़ गई। तो यही कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में चॉइसेस है। लाइक फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एडमिशन लेना आपकी चॉइस है, आपको इकोनॉमिक्स पे लेना है या XYZ जगह लेना है, वो चॉइस है, वो यूटिलिटी नहीं है। तो धीरे धीरे चॉइस के हिसाब से इंसान इसको समझने लग गया, ठीक है। यूपीएससी फोकस की बात करते हैं, कंज्यूमर चॉइस अंडर कंस्ट्रेंट। तो जब भी एक कंज्यूमर चूज करता है कोई भी चीज, उसके कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। जैसे मेरी इनकम लेवल मेरा कंस्ट्रेंट है कि भाई मैं कार कौन सी खरीद पाऊंगा, क्या मैं 5 लाख की कार खरीद सकता हूं, 10 लाख की या 20 लाख की, वो डिपेंड करता है किस पे, मेरी इनकम पे। तो चॉइस भी हो गई। अब कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए, कंस्ट्रेंट मेरी इनकम लेवल हो गई, कंस्ट्रेंट उस कमोडिटी की अवेलेबिलिटी भी हो गई। जैसे भाई अभी टाटा सियरा बहुत चल रही है मार्केट में, मैं खरीदना भी चाहूं तो मिलेगी नहीं, वेटिंग पीरियड है। तो कंस्ट्रेंट्स मेरी इनकम के अलावा भी होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद बजट कंस्ट्रेंट इंट्यूशन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई मेरा इनकम लाइन तो इतनी है, उसमें मेरे को चीजों को मैनेज करना। इनकम वर्सेस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, मतलब मेरी इनकम क्या है और मेरा सब्सटीट्यूशन किस तरह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम बढ़ गई तो अब मैं जो इंफीरियर रेस्टोरेंट थे उन पे खाना बंद कर दिया, मैं ठेले पे खाना छोड़ दिया। अब मैं हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हूं, मेरी इनकम बढ़ गई है तो अब ठेले पे खाना की जगह मैं रेस्टोरेंट में खा रहा हूं। तो ठेला पे जो खाना फूड मिल रहा था वो मेरे लिए अब इंफीरियर गुड हो गया, ठीक है। ऐसे ही गिवन गुड्स होता है। अब इंफीरियर वर्सेस गिवन गुड्स में एक ही डिफरेंस है, इंफीरियर गुड और गिवन गुड में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एक मेन रोल प्ले करता है। इंफीरियर गुड का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे पहले डालडा यूज करते थे हम पूड़ी तलने के लिए या कोई भी फ्राइड आइटम के लिए, धीरे धीरे हमको पता चला कि भाई ये डालडा खराब होता है हेल्थ के लिए, तो हम ऑयल और रिफाइंड ऑयल और फिर ऐसे 50 तरीके की ऑयल हम यूज करने लगे। तो ऑयल डालडा से हम ऑयल पे शिफ्ट हो गए, मतलब वो इंफीरियर गुड हो गया डालडा। ऐसे ही ठेले पे खाना छोड़ दिया क्योंकि अब इनकम लेवल बढ़ गई, हेल्थ का ध्यान रखना है, जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई है,
वी कैन नॉट टेक रिस्क विथ आवर हेल्थ। तो इन्फीरियर गुड्स क्या हो गए, जो कि ठेले पे चाट या पानी पूरी मिल रही है क्योंकि उससे बीमार हो सकते हैं अनहाइजेनिक की वजह से। गिवन गुड्स क्या होता है, जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप राइस खाते हो, राइस आपकी स्टेपल डाइट है, अब राइस का प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं आप राइस खाना छोड़ दोगे, क्योंकि राइस का सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल रहा है। राइस आप खाते ही खाते हो, कोस्टल रीजन में अगर रह रहे हो तो इंडिया में राइस का कंजम्पशन बहुत है, तो ये गिवन गुड हो गया। सेम एग्जांपल 2020 में कोविड-19 के टाइम क्या हुआ था कि टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज हो गई थी यूएस में। $100 के लोगों ने टॉयलेट पेपर्स खरीदे। क्यों? उसका कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं था। तो इंफीरियर क्या है, जैसे आपकी इनकम राइज होती है आप उसको छोड़ देते हो, पर गिवन गुड्स एक एक्सेप्शन है। बहुत अल्टीमेट सिनेरियो में ऐसा होता है कि जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो लोग और डिमांड करते हैं। ठीक है, सो ये एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस हैं, आप उससे देख सकते हो, ऑलरेडी कवर्ड है। तो इस टाइप के लॉजिक यूपीएससी चाहता है जब आप आंसर लिखो। ठीक है, क्लैरिटी उससे पता चलती है। कॉमन स्टूडेंट एरर क्या है, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी समझाने लग जाते हैं। मैंने यह बोला कि यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा यूपीएससी, यूपीएससी चॉइस की बात कर रहा है। चॉइस अंडर कंस्ट्रेंट, चॉइस अंडर इन बजट कंस्ट्रेंट, चॉइस अंडर इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये है। और दे स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंज। जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स उतना नहीं होगा, वो कहीं और से कट करेंगे ताकि पेट्रोल भरा सके। और पेट्रोल में जैसे कभी मौसम अच्छा है तो निकल लिए अपन घूमने, अब जब पेट्रोल के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मतलब जो चॉइसेस हैं अंडर प्राइस चेंज और ये सारी चीजें, ये स्टूडेंट के एरर होते हैं मेजरली, जो मैंने कॉपीज में देखे हैं। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट रहेंगे उसके अंदर आप कैसे अपने चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब प्रोड्यूसर थ्योरी की बात करते हैं। प्रोड्यूसर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना ऑप्टिमाइजेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ना कि नरेशन पे। पीपल यूज टू राइट थ्योरीज कि भाई बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, वो नरेशन हो गया, पर यहाँ ऑप्टिमाइजेशन पे बात करनी है क्वेश्चन को देखते हुए। जैसे फर्म्स थिंक इन मार्जिन, जितनी भी फर्म्स हैं दुनिया में वो मार्जिन के हिसाब से अपने डिसीजन लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी क्या टेस्ट करता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन लॉजिक। फर्म्स हमेशा ढूंढती रहती है कहां से उनकी कॉस्ट कट हो सके, कहां से उनकी टीम और जो एक्सपेंसेस है उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। सेकंड है आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट फ्रेमवर्क। अब आपने इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन पढ़ा होगा, वही सेम इसमें प्रोड्यूसर की तरफ है। तो एमआरटीएस पे ध्यान देना है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो अब मेरा मानना है, मैं मान लो एक फर्म का ओनर हूं और ये मेरा आइसो क्वांट हो गया। ओके, अब इसमें मेरे पास दो चीजें हैं। मान लीजिए यहाँ मैं ह्यूमन लेवल ले लेता हूं और यहाँ मैं एआई ले लेता हूं। अब मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि यहां मैं जब प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर मैं ह्यूमन कम करूं तो क्या एआई के इंटीग्रेशन से आउटपुट बढ़ेगा या कॉस्ट मिनिमाइज होगी, ये डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, फिर रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में होता है ना, और रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट रन में होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टर की बात करिए तो अलग चीज है और लॉन्ग रन शॉर्ट रन की बात अलग है। तो इसका इंटरप्रिटेशन आपको समझना होगा कि इन द लॉन्ग रन रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है, डिक्रीजिंग मिल रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिंपल सा मतलब है जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, कम आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, और सेम आ रहा है तो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं 1000 शर्ट बनाता हूं 10 लोगों के रहने से। वहीं अगर मैं यहां से 20 लोग कर लूं तो क्या मैं 2000 शर्ट बना रहा हूं? अगर ये सेम है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं आपको लॉन्ग रन में। पर वहीं अगर मैं 10 लोग एक्स्ट्रा जोड़ के 2000 की जगह 2500 शर्ट बनाने लग जाऊं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। सेम वाइस वर्सा फॉर डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल के साथ चीजें समझनी है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में काफी सारे वेरिएबल्स खुल जाते हैं, शॉर्ट रन में हम एक फैक्टर को ही चेंज कर पाते हैं। जैसे आज कोई कपड़ा बनाने की मशीन है, शॉर्ट रन मतलब वो हर फर्म के हिसाब से अपना अपना होता है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। पर एक मशीन है 1000 शर्ट बनाती है दिन की, अब वो मशीन मेरे को दूसरी लगाने में या उससे बड़ी मशीन ऑर्डर करने में टाइम लगेगा, आएगी, स्टैब्लिश होगी, प्रोडक्शन शुरू होगा, तो वो लॉन्ग रन में हो सकता है। पर शॉर्ट रन में क्या होता है, कल ही कल मैं 4 लेबर और हायर कर सकता हूं जो मेरे पार्सल्स को मान लो शर्ट के असेंबल कर रहे हैं या पैक कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन में फैक्टर्स आपके ज्यादा मोबाइल होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली समझनी है। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। राइट लॉज ऑफ रिटर्न्स ब्लाइंडली। तो आप थ्योरी अगर यहाँ लिखोगे
तो प्रॉब्लम में आओगे। ठीक है, सो एक्सप्लेनिंग व्हाई फर्म्स चूज पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नंबर दिलाएगा आपको। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर वेलफेयर इज द की। अब यहां से मैं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। जब आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन की तैयारी करो ना, तो आप ना क्वेश्चंस के डायरेक्टिव जरूर लिख लेना, क्योंकि एक्सप्लेन, एग्जामिन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि मिसिंग होती हैं। आपको इसमें हेल्प चाहिए, सपोर्ट नंबर पे मेरे पास एक 20 कीवर्ड्स का ऐसा पीडीएफ है जिसमें देयर डेफिनेशन, देयर एग्जाम्पल्स सब कुछ है और पीवाईक्यू के साथ लिंकेज है। तो वो चीज आपको काफी हेल्प करेगी कि कहाँ क्या लिखना है। अगर वो एनालाइज बोल रहा है तो अलग चीज लिखनी है, एग्जामिन लिख रहा है तो अलग चीज लिखनी है, क्योंकि हम एक ही तरह का आंसर लिखते हैं, फिर हम कहते हैं कि यूपीएससी मार्क्स नहीं देता। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यू डोंट नो हाउ टू फेच मार्क्स, यूपीएससी तो मार्क्स देता है, आपको मार्क्स लेना आना चाहिए। अब मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं और यहां मैंने वेलफेयर भी लिखा हुआ है। डिफरेंस क्या है इसका? मतलब इफ आई टॉक अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर देन आई शुड बी कंसर्न मोर अबाउट वेलफेयर, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और हमारे लिए वेलफेयर हमेशा से ही एक प्रायोरिटी रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस है वो वेलफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी किस पे फोकस करता है? प्राइसिंग बिहेवियर पे। मतलब फर्म का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो क्या बिहेवियर कंज्यूमर पे होगा, क्या प्रोड्यूसर पे होगा। दूसरा है मार्केट पावर, मतलब एक मोनोपोलिस्ट है तो उसका प्राइस पे कितना कंट्रोल है, उसका प्रोडक्शन पे कितना कंट्रोल है और किस हिसाब से चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं। जैसे आज की तारीख में आपने नैरेटिव सुना होगा कि सरकार जो है वो सारे पीएसयूज बेच रही है, तो किसी सरकार ने बनाए थे, ये सरकार बेच रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब बनाने थे तो उनने बनाए, आज जब बेचने की जरूरत है तो वो बेच रहे हैं। मतलब सरकार हमेशा टाइम पीरियड और प्रायोरिटी के हिसाब से डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन है उनके ओपिनियन से ये डिसीजन लिया जाता है। सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं, ये एनडीए की सरकार जब ऑपोजिशन में थी 2012-13 तो देवर अपोजिंग एफडीआई, बट 2014 में जैसे ही सरकार बनी उनने सबसे पहले एफडीआई में रिलैक्सेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि देश को 2014 में एफडीआई इनफ्लो की जरूरत थी। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि रेपो रेट में पहले गवर्नर डिसाइड करता था, पर 2016 मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी। अब वो कमेटी में सरकार के 3 आदमी भी थे, तो लोगों ने कहा ये आरबीआई की इंडिपेंडेंस, आरबीआई की ऑटोनॉमी को खतरे में नहीं, पर एक इंसान जो डिसीजन लेता था आरबीआई के रेपो रेट से, उससे बेहतर है 6 लोग मिलकर लें। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब भी हम किसी भी विदेश से पढ़े हुए गवर्नर को गवर्नर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वहां की वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज हैं या वेस्टर्न टेक्निक्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि वर्क नहीं करती। जो इंसान हमारे यहां से गवर्नर बनता है, जिसने ग्रोथ पूरी इंडिया में ही देखी है, चाहे वो पढ़ा बाहर से हो पर उसका एक्सपीरियंस इंडिया से, वो ज्यादा अच्छा आरबीआई को संभाल पाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो सवाल में पूछी जाती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में रिक्वायर्ड है। फिर आ जाते हैं एफिशिएंसी वर्सेस इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है रिसोर्स की कैसे एफिशिएंसी है, एलोकेटिव एफिशिएंसी है। अब जब भी हम रिसोर्स की बात करें, फर्म्स के पास 2 रिसोर्स होते हैं, लेबर और कैपिटल। अब जैसे जैसे इंडिया में टेक्नोलॉजी आ रही है, लेबर की डिमांड कम होती जा रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में सारी चीज ऑटोमेटिक है। जैसे आप एक शॉपिंग मॉल में जाओगे तो एक बैरियर लगा होगा, आप बटन दबाओगे, टिकट निकलेगा, बैरियर खुलेगा, आपकी कार अंदर जाएगी और आप अपने आप सारा सिस्टम हो जाएगा। अब इंडिया में लेबर इतना सरप्लस में है कि उस मॉल के पास वो बंदा खड़ा रहता है बटन दबाने के लिए। या तो हमारी जनता इतनी अनएजुकेटेड है कि उसे पता नहीं कि वो बटन कहाँ दबाना है जिससे बैरियर खुल जाए मॉल की पार्किंग का, या तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ है। तो एक लेबर सरप्लस कंट्री में किस तरह से एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी कैलकुलेट होती है। फिर आ जाता है रोल ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन का रोल, जैसे मोनोपोली में अलग होता है, ओलिगोपोली में अलग होता है, फ्री मार्केट में अलग होता है। आजकल ज्यादातर फर्म मोनोपोलिस्टिक ही है। मतलब 10 साल पहले, 20 साल पहले आप देखो, एक शैम्पू, एक साबुन, एक क्रीम में काम चल जाता था, पर आजकल घर में जितने मेंबर्स हैं ना, सबका अपना अपना अलग है। अलग शैम्पू है, अलग साबुन है, अलग क्रीम है, ये रात की क्रीम है, ये दिन की क्रीम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो रेगुलेशन यहाँ पे काम आती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जब भी मोनोपोली से क्वेश्चन आएगा, डेड वेट लॉस आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जब मोनोपोलिस्ट प्रोडक्शन कट करता है तो मार्केट में इनएफिशिएंसी आती है, जिससे पूरे देश का नुकसान होता है। परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो बेंचमार्क एफिशिएंसी की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन आपको सब्जी मार्केट में मिल जाएगा, उसको भी वो मोनोपोलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं आलू बेच रहा हूं तो मेरे आलू अच्छे हैं, मेरे आलू मीठे नहीं है। तो इस तरह से वो भी डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं,
बट आपको पता है कि सब्जी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही चीजें चलती हैं। एग्जामिनर के लेंस से समझते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर टेस्ट एलोकेटिव एफिशिएंसी नॉट क्लासिफिकेशन। मतलब मार्केट में क्लासिफिकेशन तो है ही अलग अलग तरीके का, बट वो एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात करते हैं, मतलब हाउ रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड। ठीक है, अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे आते हैं। ठीक है, दिस इज अ साइलेंट रैंक बूस्टर। जब मार्केट स्ट्रक्चर को वेलफेयर की तरह देखा जा रहा है तो इसकी तरह भी देखते हैं अपन, किस तरह से डायरेक्ट वेलफेयर। टॉपर्स पुल अहेड यहीं पर होता है जब हम सबसे कम ध्यान देते हैं और जिसको एग्जाम के PYQ की जानकारी है, जिसको पेपर पैटर्न पता है, सिलेबस देखा है, वो यहाँ पर आगे निकल जाता है। इसी सिलसिले में मैंने एक आंसर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ई बुक बनाई है और वो ई बुक आपको नीचे सपोर्ट नंबर पे फ्री में मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको ये बताया किस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन 4 तरीके से लिख के बताया है, कैसे एक स्टूडेंट जेनरिक आंसर लिखता है, कैसे एक MA और ग्रेजुएशन लेवल आंसर लिखते हैं, तीसरा कैसे एग्जाम स्पेसिफिक जो UPSC रिक्वायर्ड है, और कैसे इंट्रोडक्शन जो एग्जाम एक्सपर्ट लेवल इंट्रोडक्शन लिखना है। 4 इंट्रोडक्शन को आप समझोगे तब आप समझोगे कैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स को डील किया जाए, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को डील किया जाए, और ये सब विथ माइक्रो के एग्जाम्पल्स के साथ ही है। उसके अलावा जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो HL आहूजा बहुत बड़ी बुक लगती है हमको एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की। उसमें 60+ चैप्टर्स हैं, 1300+ पेजेस हैं, तो उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, वो उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, तो जिससे आपका पूरा भला हो जाएगा कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने। उसके बाद कोई डाउट हो तो आप मेरे सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सब चीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट नंबर में मिल जाएगी, या स्क्रीन पे भी आपको लास्ट में नंबर मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अब साइलेंट रैंक बूस्टर समझते हैं क्या है। की एरियाज, सबसे पहली बात है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि ये दुनिया सरप्लस पे चलती है। मैं आपको सिंपल सेंस में बताऊं, मतलब इंसान चाहता है कि उसकी जहां वो जॉब कर रहा है उसकी कंपनी प्रॉफिट ना बनाए, वो उससे जेलस फील होता है। पर वही इंसान अपनी सैलरी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और सोचता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, मेरा पोर्टफोलियो बढ़े। तो आप समझ रहे हैं चीजें कैसे हो रही हैं। चीजें सिर्फ सरप्लस से होती है, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये दोनों एक लेवरेज देते हैं ग्रो करने का। जैसे कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, आप कोई चीज खरीदने गए, मान लीजिए एक पर्स खरीदना था, वॉलेट खरीदना था आपको मार्केट से, आप सोच के गए कि मैं 300 रुपए तक का वॉलेट खरीद लूंगा। अब जैसे ही आप उसके शॉप पे पहुंचे रोड साइड में कि भाई एक मुझे वॉलेट खरीदना है, वो बोला 150 रुपए का वॉलेट है। आप खुश हो गए कि मैं तो 300 देने को तैयार था, ये तो मुझे 150 ही बोल रहा है। फिर होगी यहाँ पे रेस किस चीज की होगी, कंज्यूमर सरप्लस की। तो कंज्यूमर सरप्लस, अब आप बोलोगे नहीं 150 तो महंगा है, 100 रुपए में मुझे दे दो। वो कहेगा नहीं सर 140 से कम नहीं हो पाएगा, पड़ता नहीं है, ये सारी चीजें। अब आप क्या करो, आप 300 देने को तैयार थे, आपको 150 में मिला, उसने बोला 140, मतलब 10 रुपए से आपका कंज्यूमर सरप्लस और बढ़ गया, और आप 100 रुपए चाह रहे हो, और अल्टीमेटली आप 100 रुपए में मान लीजिए लेके आ गए, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस जो था, जो बजट आपका था 300 रुपए का, उसमें से 150 रुपए सरप्लस था। अब आपने 100 रुपए में लिया, तो मतलब जो सरप्लस है वो बढ़ गया, यही चीज है। फिर परेटो एफिशिएंसी की बात करते हैं। डेड वेट लॉस मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, टैक्सेस, सब्सिडी, प्राइस कंट्रोल, ये सब चीजों पे सवाल पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि रियल इकोनॉमी में ऐसा होता है, जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं, जैसे दुनिया बोलती है वॉर वॉर वॉर, अभी जैसे आप देखो पूरी दुनिया में वॉर का माहौल है, कोई किसी को फोड़ रहा है, कोई किसी को फोड़ रहा है। अमेरिका वेनेजुएला पे जा रहा है, फिर चाइना ने कहा ताइवान का, तो अमेरिका ने कहा कि चाइना अपना देख ले। मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली चाइना के वॉर में नहीं जाना चाहता। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूं तो लगभग 40 से 45 कंट्री वॉर में थी। आज की तारीख में 90+ कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही हैं डेली। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? इसी से रिलेटेड हमको समझना होगा टैक्सेस। अमेरिकन जो पीपल है वो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं वॉर को, क्योंकि जैसे ही वॉर होती है वॉर को फंड करने के लिए टैक्स बढ़ जाते हैं। उस टाइम तो जोश में रहते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में अगर टैक्स बढ़ गया तो आदमी नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार खड़ा होता है कि हम देश के लिए खड़े हैं और हम टैक्स बढ़े को आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। पर आप हमेशा देखना हिस्ट्री बुक्स में, जब एक बार टैक्स रेट बढ़ जाता है ना, वो कम कभी नहीं होता। और मैं इसमें सरकार की तारीफ करना चाहूंगा कि 2025 के साल में ना डायरेक्ट टैक्स भी कम हुआ। जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी लोगों की, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। पहले वो लिमिट 7 लाख थी। उसके बाद जीएसटी 2.0 आया सितंबर में, जिसमें जीएसटी के 2 स्लैब हट गए और एक स्लैब पीछे कर दिया। तो आप देखें कार सेल्स इतनी बूम पे गई हैं जीएसटी कम होने से।
इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी 0 हो गया। ऐसी बहुत सारी बेनिफिशियल थिंग थी जिसने इंडियन इकोनॉमी को फ्लोट करके रखा। और वहीं जहां ग्लोबल लीडर्स कह रहे थे इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और हमारे लीडर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भाई इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, उनको नकारा। और फेस्टिवल पीरियड में 5 लाख करोड़ तक का इंडियंस ने पैसा खर्च किया। तो टैक्सेस, सब्सिडी और प्राइस कंट्रोल, ये तीनों चीजें वेलफेयर को इफेक्ट करती है। सब्सिडीज के तौर पे मैं आपको बताता हूं, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी जा रही थी, टैरिफ लग गया तो जो कॉम्पिटिटिवनेस थी इंडिया के एक्सपोर्टर की चाइना से, वो कम हो गई, वो इरोड होना शुरू हो गई। तो इंडिया ने क्या किया, डोमेस्टिक मार्केट भी खोल दिया एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि उनका नुकसान ना हो, और उनका नुकसान होगा तो सरकार को टैक्स का नुकसान होगा और देश में एम्प्लॉयमेंट का नुकसान होगा। तो ये दोनों चीजों की वजह से इकोनॉमी को बचाया गया। सेम फॉर प्राइस कंट्रोल। अब डायग्राम आपको यहाँ वेलफेयर में बहुत जरूरी है, क्लीन डायग्राम बनाना है, लेबलिंग प्रॉपर करनी है और एक्सप्लेन करना है लॉजिक के साथ, क्योंकि एक डायग्राम ना आपके कई पैराग्राफ्स को बराबर कर देता है। सो वेलफेयर एनालिसिस कन्वर्ट्स थ्योरी इनटू पॉलिसी रेलेवेंस। तो जितने एग्जांपल मैंने आपको बताया वो सब पॉलिसी रेलेवेंस से रिलेटेड थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है 20 मार्क्स की। आंसर कैसे लिखें, माइक्रो का आंसर। मैं बड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ा आप लिख लोगे तो छोटा स्ट्रक्चर वही है, कंटेंट कम हो जाता है। ऑप्शनल स्पेसिफिक आंसर आर्किटेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, आपको उसका ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट बता देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ओलिगोपोली को लेते हैं। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में एफिशिएंसी का इशू होता है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस कंट्रोल का इशू होता है, कार्टेल का इशू होता है। तो ओलिगोपोली पे अगर कोई क्वेश्चन है तो हमको यहाँ डिफाइन नहीं करना ओलिगोपोली क्या है, पर हमको ये बताना है कि जगह अगर मार्केट में ओलिगोपोली है तो उसका इफेक्ट कंज्यूमर पे क्या है, उसका प्रोड्यूसर पे क्या है, देश की जीडीपी पे क्या है, अगर वो मैक्रो से कनेक्ट करें तो। फिर उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट बता देना है या मॉडल समझा देना है कि भाई ओलिगोपोली में 3-4 मॉडल है, कोरनॉट मॉडल है, स्टैकलबर्ग है, किंग डिमांड कर्व है, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर डायग्राम बनाया, दिस इज सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या है कि इस डायग्राम के इर्द गिर्द आपका एक्सप्लेनेशन घूमना चाहिए, ठीक है। फिर आपने उसका एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि ओलिगोपोली पेट्रोल मार्केट में तो है ही, मतलब क्रूड ऑयल में जहां पे कार्टेल बने हुए हैं ओपेक कंट्रीज। अब यहां पर आपने करंट रेलेवेंस भी थोड़ा सा दे दिया कि भाई ओपेक कंट्रीज तो प्राइस कंट्रोल करती हैं, इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो वहां पे भी प्रॉब्लम है अमेरिका को, और बाकी बचे हुए जितने ऑयल रिजर्व्स थे, जैसे नाइजीरिया में भी है, तो आप देखना नाइजीरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर आप दुनिया की ये जियोपॉलिटिक्स को समझोगे तो आप पूरा इशारा समझ जाओगे कि अभी भी ऑयल की इतनी इंपॉर्टेंस है। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका सारे ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करना चाहता है जिससे वो प्राइस को कंट्रोल कर सके। तो यहां पर थोड़ा सा एनालिटिकल एग्जांपल दे दिया जिससे कि आपको ये आप रिफ्लेक्ट कर पाओ एग्जामिनर को कि आप स्टैटिक टॉपिक को करंट टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो। फिर वेलफेयर इंप्लीकेशन बता देना है कि उस चीज का वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। और लास्ट में बैलेंस्ड कंक्लूजन। मैं हमेशा वर्ड बैलेंस्ड यूज करता हूं, अपने पुराने भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, पब्लिक फाइनेंस के या मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी वीडियोस देखेंगे उसमें मैं वर्ड बैलेंस जरूर यूज करता हूं। रीजन उसका सिंपल है, बैलेंस का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया ना उसके हिसाब से कंक्लूजन देना। अगर ऑप्टिमिस्टिक सोच चाहिए है क्वेश्चन के हिसाब से तो आप ऑप्टिमिस्टिक आंसर लिखो, पेसिमिस्टिक में मत खत्म करो, नहीं तो देश आप लोगों को इस हिसाब से ढूंढ रहा है कि आप अगले 30 साल कंट्री को चलाओगे। अगर आप ही की सोच पेसिमिस्टिक हो गई तो ये चीज कैसे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो रियलिटी चेक के लिए मैंने आपके लिए ये लिखा है कि एक अच्छा डायग्राम, क्लियर लॉजिक 5 से 6 नंबर आपके बढ़ा सकता है। फाइनल टेक अवे, क्या चीज एग्जाम में मार्क्स लेके आती है माइक्रो में स्पेशली, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते तो हैं कि सर यूपीएससी मार्क्स नहीं देता, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यूपीएससी जो कॉपी इवैल्यूएट करता है उसकी चेकलिस्ट ये रहती है, क्या आपने डायग्राम क्लियरली बताया, क्या सीक्वेंस लॉजिकल था, मतलब कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन की तो उसका सीक्वेंस लॉजिकल था कि नहीं, ठीक है, वेलफेयर का ओरिएंटेशन था या नहीं, और मिनिमल बट प्रिसाइज मैथ्स, अगर जहां पे थोड़ी बहुत इक्वेशन आप लगा सको, है ना, जहां प्राइस को पी, जीडीपी को वाई, इनकम को वाई, आप इस तरह से अगर कर सको तो भी आपको वो बेनिफिट दे जाती है। बट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज अबाउट डायग्राम, सो डायग्राम स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शन से रिलेटेड तो सपोर्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी चीजें मैंने आपको बोली हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपरली डिलीवर कर दी जाएंगी, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एच.एल. आहूजा के टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, सेकंड आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंट इंट्रोडक्शन एंड ऑल।
ठीक है, इसके अलावा जो भी चीज़ मैंने कमिट की है, कीवर्ड्स, डायरेक्ट टेस्ट, वो आपको ही मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।